गुड मॉर्निंग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को। आज हम प्लेटो के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले पार्ट में हमने अरस्तु के बारे में अध्ययन किया था। हालांकि क्रम से अगर चलते हैं तो प्लेटो का अध्ययन हमें पहले करना चाहिए और बाद में अरस्तु का, लेकिन मैटर तैयार नहीं होने की वजह से मैं आपको पहले प्लेटो नहीं करवा पाई, पहले मैंने आपको अरस्तु करवाया है। अब मैं प्लेटो आपको करा रही हूँ, तो इसके लिए क्वेश्चंस वो ही पिछले 3 एपी के एग्ज़ाम्स में आए हुए पेपर जो हैं उनके क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और साथ में ही उसके मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हुए हम बात करेंगे। चर्चा जो मैं करूँगी उसमें आपको पेन और कॉपी लेके रखना है ताकि आप उसे लिख सकें जो मैं मेन बातें इसमें बताती हूँ। मूल रूप से हम केवल क्वेश्चंस देखेंगे और उन क्वेश्चंस के जरिए ओरल रूप से पाठ का अध्ययन करेंगे। प्लेटो के सामान्य जानकारी जो है उसके आधार पर आपको बता देती हूँ कि 427 ईस्वी पूर्व से 347 ईस्वी पूर्व इनका समय माना जाता है और ये यूनान के रहने वाले थे और एथेंस नामक एक द्वीप था जिस पर ये रहते थे। इनके पिता अरिस्टोन थे और अपने पिता के साथ ये यूनान में रहते हुए बहुत सारे हमले देखते हैं, क्योंकि स्पार्टा जो है वो प्रदेश हमेशा एथेंस पर आक्रमण करता रहता था और एथेंस को प्रभावित करता रहता था। तो इनका जो जीवन है वो युद्ध में राज्य के संबंधित जिम्मेदारियां होती हैं उनमें गुजरा है। तो इनका जो समय है तलवारों, बर्छियों और उनके बीच ही हुआ है। तो स्पार्टा द्वारा अपनी जन्मभूमि पर जो भी आक्रमण हुए उन आक्रमणों की जो काली छायाएं थी वो प्लेटो के मन मस्तिष्क पर कहीं ना कहीं घर कर गई थी और ऐसे कठोर जो दृश्य थे वो देखने के कारण उनका हृदय जो है वो कठोर बन गया था। तो उनकी जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि पहले तो इनकी रिपब्लिक पुस्तक है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके बाद इयोन, कार्तिलुस, प्रोटोगोरस, गोर्गियास, फेद्रुस, फिलेबुस, विचार गोष्ठी, गणतंत्र और दालोज, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिनमें इनके विचार हमें देखने को मिलते हैं। मुख्य रूप से हम यहाँ बात करेंगे रिपब्लिक में कि रिपब्लिक में इनके जो दार्शनिक सिद्धांत हैं जो आदर्श राज्य से संबंधित हैं, प्रत्यय सिद्धांत से संबंधित है, आत्मा के अमरत्व से संबंधित है। तो इन सिद्धांतों के बारे में चर्चा करते हुए हम हिंदी साहित्य में, काव्य शास्त्र में प्लेटो की क्या भूमिका है इसका अध्ययन भी करेंगे। तो प्रश्नों के साथ ही मैं आपको इसका स्पष्टीकरण देती जाऊंगी। मूल रूप से मैं आपको पहले बता दूं कि प्लेटो को पढ़ने के लिए हमें 3 शब्द ध्यान में रखने होंगे। पहला शब्द जो होता है वो है प्रत्यय। प्रत्यय का अर्थ है ईश्वर के द्वारा निर्धारित किए गए ये संपूर्ण प्रकृति, ये संपूर्ण जो भी दृश्यमान हम जगत को देख रहे हैं उसकी पहली जो मूल कल्पना थी वो मूल कल्पना ईश्वर ने की थी और ये प्रत्यय जगत होता है जिसमें ईश्वर उसका सृष्टा होता है, निर्माण करता होता है और यह प्रत्यय जगत जो होता है यही मुख्य रूप से परम सत्य होता है। अब जो दूसरा बिंदु आता है, पहला हो गया प्रत्यय जगत, दूसरा जो होता है वो होता है वस्तु जगत। वस्तु जगत के अंतर्गत जो आता है वो आता है कि जो मूल सत्य था, परम जो सत्य था वो था प्रत्यय। तो उस प्रत्यय की अनुकरण जो किया गया, उसकी प्रतिकृति जो की गई वो की गई है वस्तु जगत के अंतर्गत। यानी ईश्वर जो है वो परम सत्य या प्रत्यय का निर्माता है और कलाकार जो होता है जैसे बढ़ई हो गया, कारीगर हो गए, ये उस ईश्वर के द्वारा दी गई चीज़ों को तोड़ मोड़ कर या उनमें कुछ सुधार करके जो वस्तु जगत है जिसे हम दूसरा नाम देंगे दृश्यमान जगत है उसका निर्माण करता है और वो जो कलाकार होता है वो 2 नंबर का अनुकरण करता होता है। यानी पहला प्रत्यय परम सत्य, दूसरा वस्तु जगत जिसका निर्माता बढ़ई या कलाकार करते हैं। अब बढ़ई और कलाकार जो भी निर्माण करते हैं उन निर्माणों का अनुकरण जो होता है वो कवि करता है। कवि क्या करता है कि जो भी यह चीज़ें हैं, अब मैं तीसरे पे बात करती हूँ और तीसरा जो कवि जगत है या जिसे हम कहते हैं कला जगत, कला जगत में चित्रकला बनाना, काव्य रचना करना, तो ये जो चीज़ें हैं ये उस वस्तु जगत की
अनुकरण करता है या उस वस्तु जगत की अनुकृति है जो किसी भी बढ़ईगिरी ने, किसी भी किसान ने या किसी भी अन्य कारीगर ने मिलकर बनाई होती है। तो उन दृश्यमान जगत की वस्तुओं का अनुकरण जो है वो कवि करता है। यानी कवि जो भी अपने आसपास देखता है, जो भी सामग्री विषय वस्तु होती है जिनका वो निरीक्षण करता है, जिनको वो महसूस करता है और जो भावनाएं उसकी होती है, उन भावनाओं में कल्पना करते हुए वह आदर्शमान रूप की स्थापना करता है। तो ये जो आदर्शमान या आदर्शीकृत रूप है जिसका चित्रण कवि करता है या कलाकार करता है, यानी चित्र बनाना, मूर्ति बनाना, तो कलाकार उस वस्तु का अनुकरण कर रहा है। तो उस वस्तु के अनुकरण के कारण ये तीसरी स्टेप आ जाती है। यानी पहली स्टेप परम सत्य की प्रत्यय वाली, दूसरी स्टेप वस्तु जगत की या दृश्यमान जगत वाली, और तीसरी स्टेप कला जगत की। तो प्लेटो कहते हैं कि जो काव्य है वह काव्यकार या कवि जो होता है वो नकल की भी नकल करता है। नकल क्या है? दृश्यमान जगत, वस्तु जगत, और उस नकल की भी उसने नकल कर दी है। तो यह वर्तमान मूल सत्य जो है, परम सत्य जो है, उससे तिगुना दूरी पर हो जाता है। यानी त्रेता अपेत इसमें माना जाता है। तो ये शब्द आया हुआ है त्रिधा अपेत। तो आप ध्यान रखेंगे कि कला जो है वो त्रिधा अपेत वस्तु मानी जाती है। यह सत्य से तिगुना दूरी पर आधारित होती है, इसलिए प्लेटो इसे अस्वीकार करते हैं। अब हम रचना के आधार पर अब हम प्लेटो के संपूर्ण काव्य को अध्ययन करेंगे, और वो भी किससे करेंगे? उसके प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, ये 2025 का पेपर है शायद, मैं आगे बता दूंगी आपको। इस पेपर के अंतर्गत जो प्लेटो के संबंध में प्रश्न आए हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं कि प्लेटो की मान्यताओं के संबंध में सही है तो असंगत बताना है। तो साहित्य से मनुष्य को आनंद प्राप्त होता है और उसे एक अनिर्वचनीय सुखद अनुभूति होती है। तो प्लेटो इसे स्वीकार करते हैं कि साहित्य से आनंद प्राप्त होता है, लेकिन जो आनंद है, जो सुखद अनुभूतियाँ हैं, वो व्यक्ति को क्या बना देती हैं? पंगु बना देती हैं, या वह व्यक्ति की मानसिक रूप से उसे क्या कर देती हैं? उसकी बौद्धिकता को दूषित कर देती हैं, और उसमें जो भाव हैं वो भावात्मक भाव जो है वो काव्य के लिए या किसी भी राज्य के लिए उपयोगी नहीं हो सकते हैं। यानी मूल रूप से अगर कहा जाए तो वे काव्य पर आरोप लगाते हैं कि वे मनुष्य के विचारों को दूषित करने वाला होता है। तो इस तरह से प्लेटो जो है वो व्यक्ति के विवेक को नष्ट करने वाला मानता है काव्य को, और उसे अनैतिक बताता है कि व्यक्ति का जो इंद्रिय आनंद देने वाली चीज़ है, इंद्रिय आनंद से मतलब क्या हो गया कि व्यक्ति के जो भी आनंद देने वाले वस्तु, आंखें हैं, उसे सुंदर दृश्य देखकर हमें आनंद प्राप्त होती है, कान है, सुंदर वचन सुनकर हमें आनंद प्राप्त होता है। तो ये जो इंद्रिय आनंद है वह इंद्रिय आनंद उचित नहीं है, भौतिक आनंद जो है वही उचित माना गया है प्लेटो के अनुसार, क्योंकि वे बौद्धिक आनंद को स्वीकार करते हैं, ना कि इंद्रिय आनंद को स्वीकार करते हैं। दूसरा है, साहित्य प्रक्रिया बौद्धिक होती है, भावात्मक नहीं। तो मैंने ये आपको बता दिया है कि साहित्य प्रक्रिया बौद्धिक नहीं होती है, क्योंकि ये इंद्रिय आनंद की प्राप्ति करवाती है, तो भावात्मक नहीं होती है। अगला देखेंगे, सॉरी मैं वापस करवाती हूँ, 1 मिनट। प्लेटो की मान्यता में असंगत बताना है हमें, तो यह इसमें असंगत हो जाएगा। दूसरा नंबर, साहित्य की प्रक्रिया बौद्धिक होती है, भावात्मक नहीं। तो साहित्य की प्रक्रिया बौद्धिक नहीं होती है। साहित्य हमारी चेतनवर्ती या सदसद विवेक को नहीं जगाता, बल्कि उसके विपरीत आत्मविस्मृत कर देता है। हाँ बिल्कुल, प्लेटो यही मानते हैं कि साहित्य हमारी चेतना को आत्मविस्मृत कर देता है। इसके बाद बाह्य
बाह्य जगत की वस्तुओं की अनुकृति साहित्य रचना के मूल में है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बाह्य जगत जो है उसे हम 2 नंबर वाला याद रखेंगे, वस्तु जगत कहते हैं। वस्तु जगत की जो वस्तुएं होती हैं वो अनुकृति साहित्य का मूल नहीं होती हैं, क्योंकि मूल जो होता है वो प्रत्यय होता है, परम सत्य होता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, बाह्य जगत की वस्तुओं की अनुकृति साहित्य रचना का मूल नहीं होता है। सॉरी, होता है, मैंने इसको गलत बता दिया है। हाँ, ये होता है बाह्य जगत, क्योंकि दूसरा क्या है हमारा, वस्तु जगत, उसी को ही हम क्या कहते हैं, बाह्य जगत कहते हैं या दृश्यमान जगत कहते हैं। तो दृश्यमान जगत की अनुकृति कौन करता है, साहित्यकार करता है। तो ये सही हो जाएगा, यानी हमें इसमें गलत बताना था, और ये गलत जो होगा वो ये वाला हो जाएगा कि साहित्य की प्रक्रिया बौद्धिक होती है, भावात्मक नहीं। साहित्य की प्रक्रिया क्या होती है, भावात्मक होती है। इसीलिए ही प्लेटो उसे अनुचित मानते हैं और व्यक्ति के विवेक को नष्ट करने वाला मानते हैं। अगला देखेंगे हम, प्लेटो के काव्य संबंधी मान्यताओं के विरुद्ध है, कि प्लेटो के काव्य संबंधी मान्यताओं के विरुद्ध बताना है। तर्कहीन भावना पक्ष या संवेग पक्ष हमारे कष्ट से उद्वेलित होकर शोक दुख आदि से ग्रस्त हो जाते हैं। तो हाँ, बिल्कुल प्लेटो ये मानते हैं कि तर्कहीन भावना जो होती है वो हमें क्या करती है, कष्टग्रस्त कर देती है। कविता अपनी शक्ति से अनैतिकता का चित्रण कर हमारे संवेगों और वासनाओं को जागृत करते हमें कभी आघात नहीं पहुंचाती। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्लेटो तो मानते हैं कि कविता हमें आघात पहुंचाती है, हमारी वासनाओं को वो क्या दूषित कर देती है और हमारे संवेगों में परिवर्तन कर देती है। इसलिए कविता जो है वो अनैतिक होती है। ये आघात नहीं जो शब्द आया है ये गलत है इसमें, इसलिए हमारा ये उत्तर हो जाएगा। हम नाटक और काव्य में लोगों के अनुचित कुकर्म को देखते हैं, सुनते हैं, जिससे हमें घृणा होती है। हाँ, बिल्कुल वो यही मानते हैं कि काव्य जो है व्यक्ति के मन में घृणा उत्पन्न कर देता है। और प्लेटो के अनुसार हमारा उत्तम अंश तर्क का अनुसरण करता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, तर्क का अनुसरण नहीं होता है, बल्कि भावनाओं का अनुसरण होता है, कल्पनाएं होती है उसमें। इसलिए ये तीनों जो हैं वो प्लेटो के अनुसार सही हो जाएंगे, और जो उत्तर हमारा हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा, कि कविता अपनी शक्ति से अनैतिकता का चित्रण कर हमारे संवेगों वासनाओं को जागृत करके हमें आघात पहुंचाती है। तो ये आरोप जो है वो उन्होंने लगाया है। तीसरा है, अनुकरण के संबंध में प्लेटो का कथन सत्य बताना है। और यह प्रश्न जो है वो डिलीट हो गया था। क्यों हो गया था इसका कारण मैं आपको बताऊंगी, कि प्लेटो क्या मानते हैं, वस्तु जगत। अब मैंने आपको 3 जगत बताए हैं, आप याद रखेंगे इसमें। पहला प्रत्यय, दूसरा वस्तु जगत या दृश्यमान, और तीसरा कला जगत। तो वस्तु जगत यथार्थ का अनुकरण करता है, वस्तु जगत 2 नंबर हो गया। यथार्थ क्या है, प्रत्यय जगत 1 नंबर। तो वस्तु जगत जो है यथार्थ का अनुकरण करता है, हाँ बिल्कुल यह अनुकरण करता है। फिर कला जगत वस्तु जगत का अर्थात अनुकरण का अनुकरण है, कलाकार उसका अनुकरता है, हाँ बिल्कुल ये सही है कि कला जगत जो है, यानी ये नंबर 3 नंबर वस्तु जगत का अर्थात अनुकरण का, यानी वस्तु जगत का अनुकरण करता है, हाँ बिल्कुल यह करता है, ये भी सही है, यह भी सही है। क्योंकि कला नकल की नकल है, छाया की छाया अतः सत्य नहीं, वह असत्य है, क्योंकि नकल की नकल है इसलिए उसको असत्य माना है। फिर चौथा देखेंगे, प्रत्येक जगत में यथार्थ है, ईश्वर उसकी सृष्टा है। हाँ, प्रत्येक जगत यथार्थ 1 नंबर प्रत्येक जगत है और उसका सृष्टा ईश्वर है, बिल्कुल ये सही है। यानी इस प्रश्न में अगर हम देखें तो उसने सत्य पूछा है हमसे कि अनुकरण के संबंध में सत्य क्या है, और यहाँ यह भी सही है, यह भी सही है और यह भी सही है, यह गलत है। तो प्रश्न जो होना था हमारा वो ये हो जाता कि अनुकरण के संबंध में असत्य कौन सा है। तो असत्य पूछते तो ये उत्तर हमारा हो जाता, लेकिन इसने असत्य नहीं पूछा है बल्कि सत्य पूछा है। तो सत्य ये तीनों हो जाते हैं, और ये तीनों हैं जो सत्य हैं, और ये जो है वो इसमें गलत है। तो इस तरह से ये प्रश्न होना था। प्लेटो के काव्य चिंतन के संदर्भ में असंगत बताना है। फिर से, कवि का वर्णन सत्य वास्तविक किंतु तर्क पर आधारित होता है। कवि का वर्णन तीसरा कला जगत से, कि कला जगत का जो भी वर्णन कवि करता है वह तर्क पर आधारित होता है, बिल्कुल नहीं, वो तो कहता है भावनाओं पर आधारित होता है, तर्क पर आधारित होता ही नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है। दूसरा है काल्पनिक
अतिरंजित भावुक और अज्ञान जन्य काव्य समाज को गलत दिशा में ले जाता है। काल्पनिक, जो कवि कल्पना करता है। भावुक, जो भावनाओं को उद्वेलित करता है या भावनाओं का उद्गार करता है। अज्ञान जन्य काव्य गलत दिशा में ले जाता है। हाँ बिल्कुल, यह गलत दिशा में ले जाता है। कवि दैवीय प्रेरणा और आवेश में आकर काव्य रचना करता है। हाँ बिल्कुल, यह सही है प्लेटो के अनुसार कि कवि दैवीय प्रेरणा और आवेश के कारण ही काव्य की रचना करता है। तो यहाँ हमने देखा कि तीनों सही हो जाते हैं कि यह काव्य स्वागत योग्य है जिसमें सत्य का ज्ञान हो और पूर्ण प्रतिष्ठा हो। कवि का वर्णन सत्य, वास्तविक किंतु तर्क पर आधारित, ये गलत है। और यह काव्य स्वागत योग्य जिसमें सत्य और ज्ञान हो, ये तीनों हो जाएंगे सही। तो इस तरह से प्लेटो का जो चिंतन के विषय में तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कवि का जो वर्णन होता है वो वास्तविक तर्क पर आधारित नहीं होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अब ये 25 के थे, अब मैं 2023 के प्रश्न बता रही हूँ आपको। प्लेटो के विषय में गलत बताना है। प्लेटो के अनुसार काव्य सत्य, वास्तविक सत्य नहीं होता है, नहीं होता। काव्य का सत्य वास्तविक सत्य नहीं होता। हाँ बिल्कुल, प्लेटो यही कहते हैं कि काव्य का सत्य सत्य नहीं होता है। वे कविता को अज्ञान से उत्पन्न मानते हैं। हाँ बिल्कुल, वे कविता को अज्ञान से उत्पन्न मानते हैं। वे कहते हैं कि कवि जो है वो अनुकरण करता है और वह अनुकरण का अनुकरण करता है तो वह असत्य है बिल्कुल। और कवि जो है स्वयं अज्ञानी है और वह अज्ञानता का प्रचारक मानते हैं। तो कविता अज्ञान से उत्पन्न है, क्योंकि कवि खुद ही को ही अज्ञानी कहते हैं और वो अज्ञानता फैलाता है। उनके अनुसार कवि यश और कीर्ति चाहता है। हाँ बिल्कुल, कवि और यश और कीर्ति के लिए ही सब कार्य विधान करता है, यानी जो भी काव्य रचना करता है वह कीर्ति के लिए करता है, राज्य के लिए वह उपयोगी नहीं होती है। ट्रेजेडी का लेखक हमारे विवेक को जगाता है। बिल्कुल नहीं, वो तो कहते हैं कि जो त्रासदी का नायक है वह हमारे विवेक को दूषित कर देता है, वह हमारे अंदर अनैतिकता उत्पन्न कर देता है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो प्लेटो के संबंध में ये गलत है यहाँ। अगला देखेंगे, प्लेटो के संबंध में सही नहीं है, फिर से गलत ही बताना है हमें। वे सामान्य सत्य को ही सच्चा मानते हैं। हाँ बिल्कुल, वे सत्य को ही सच्चा मानते हैं। विशेष सत्य को प्लेटो विश्वजननी सत्य की छाया मात्र मानते हैं। हाँ बिल्कुल, वे मानते हैं। और प्लेटो प्रत्यय को ही परम सत्य मानते हैं। हाँ, उन्होंने पहले, यानी मैंने बताया आपको, पहला शब्द याद रखना, प्रत्यय। तो प्रत्यय को ही परम सत्य कहा है उन्होंने। और हमारा जो गलत हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा कि उनके अनुसार सत्य वह है जिस व्यक्ति और समाज का आर्थिक स्तर सुधरे। तो उनके अनुसार ये सही नहीं है, क्योंकि वे यह मानते हैं कि सत्य के लिए उपयोगी वस्तु का होना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से इसमें ये वाला उत्तर गलत हो जाएगा। प्लेटो के संबंध में सही नहीं है, फिर से सही नहीं बताना है। वे साहित्य में ऐन्द्रिक आनंद को प्रमुख तत्व मानते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो बौद्धिक आनंद को प्रमुख मानते हैं, ऐन्द्रिय आनंद को नहीं मानते हैं। तो यही इसमें गलत हो जाएगा। उनके अनुसार काव्य धार्मिक और नैतिक होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, उनके अनुसार काव्य धार्मिक और नैतिक होना चाहिए। प्लेटो काव्य में सरलता पर बल देते हैं। हाँ, सरलता पर बल देते हैं। वे साहित्य में देवताओं और राष्ट्रवीरों और अच्छे कार्य के चित्रण की सलाह देते हैं। हाँ बिल्कुल, दैवीय शक्ति ही मानते हैं वे काव्य को, और उसमें राष्ट्रवीरों के लिए या देश हित के लिए काव्य लिखा जाना चाहिए, ना कि कल्पना पर आधारित हो, ना कि भावनाओं पर आधारित हो। भावुक काव्य के लिए वे इसे स्वीकार नहीं करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि प्लेटो वास्तव में बौद्धिक आनंद को प्रमुख तत्व मानते हैं। उनके अनुसार तर्क पर आधारित काव्य ही श्रेष्ठ होता है, और मुख्यतः साहित्य जो है वो तर्क पर आधारित नहीं होता है, ये उनका मानना है। और 2024 में आए हुए क्वेश्चन बता रही हूँ। अब काव्य के प्रयोजन में प्लेटो सबसे कम महत्व किसे देते हैं? तो उपदेश को महत्व देते हैं, नैतिकता को देते हैं, उपयोगिता को देते हैं, लेकिन आनंद को वे महत्व नहीं देते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे, प्लेटो के संबंध में सही नहीं है। कला जगत यथार्थ से सीधे संबंधित। मैंने आपको बताया, पहला संबंध प्रत्यय, दूसरा वस्तु जगत, और तीसरा कला जगत। तो कला जगत का जो संबंध है वो सीधे यथार्थ से यानी प्रत्यय से है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो ये पहला ही गलत हो जाता है कि कला जगत सीधे यथार्थ से संबंधित नहीं है, यानी सीधे प्रत्यय से संबंधित नहीं होता। वो वस्तु जगत से संबंधित होता है, कला जगत से संबंधित होता है, दृश्यमान जगत से संबंधित होता है। दूसरा है, यह तर्क चित्रकला ही नहीं काव्य और नाटक पर भी लागू होता है। हाँ बिल्कुल लागू होता है, क्योंकि चित्रकला और नाटक भी जो है वो
यथार्थ सत्य से या प्रत्यय जगत से बिल्कुल अलग है, उनसे बहुत तिगुना दूरी पर है। प्रत्यय जगत यथार्थ है, हाँ प्रत्यय जगत बिल्कुल यथार्थ है। परम सत्य से कला जगत त्रिधा अपेत है, हाँ बिल्कुल त्रिधा अपेत है। तो ये तीनों सही हो जाएंगे और ये वाला जो है वो गलत हो जाएगा कि कला जगत यथार्थ से सीधे संबंध है, नहीं कला जगत यथार्थ से संबंध नहीं है। और बाकी तीनों बातें इसमें सही हो जाएंगी। अगला प्रश्न देखेंगे, लास्ट प्रश्न होगा हमारा, काव्य सृजन विषय में प्लेटो की मान्यताओं के विरुद्ध है। फिर से विरुद्ध बताना है। ईश्वरीय प्रेरणा के बिना काव्य रचना संभव नहीं, हाँ बिल्कुल प्लेटो यही मानते हैं कि ईश्वर की प्रेरणा से ही कवि काव्य रचता है, उसमें ईश्वरीय शक्ति होती है तभी काव्य की रचना की जा सकती है। कवि की विधा का निर्धारण भी काव्य देवी की प्रेरणा से होता है, हाँ बिल्कुल काव्य देवी म्यूजेज है, जिसके आशीर्वाद से ही कवि काव्य का निर्धारण करता है, काव्य की रचना करता है, उसकी सृजना करता है। तीसरा है, काव्य सृजना के लिए कवि का सचेत और कलात्मक प्रयास आवश्यक है, नहीं बिल्कुल नहीं, वे यह नहीं मानते हैं, वे देवीय शक्ति को मानते हैं। वे कहते हैं कि देवीय शक्ति होगी तभी काव्य का सृजन होगा। कवि के लिए सचेत होना उनके लिए ज़्यादा जरूरी नहीं है, देवीय शक्ति का होना उनके लिए ज़रूरी है। तो ये यहाँ ये गलत हो जाएगा, ये सही है, ये सही है और तीसरा भी सही हो जाएगा, क्योंकि काव्य सृजना के दौरान कवि आत्मविस्मृत रहता है, हाँ बिल्कुल आत्मविस्मृत रह जाता है, क्योंकि कवि उस समय अज्ञानी होता है और वह अज्ञानता का प्रचार प्रसार करता है, ऐसा प्लेटो का मानना है। तो इस तरह से काव्य जो है ईश्वरीय उन्माद होता है, ईश्वरीय उन्माद का परिणाम होता है, वह कवि के तर्क क्षमता या उसके आत्मविश्वास का भाव नहीं होता। तो इस प्रकार काव्य की उत्पत्ति के संबंध में ये प्लेटो के सिद्धांत थे और मूल रूप से वे 4 बातें इसमें याद रखनी है कि पहला, कवि कविता सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय शक्ति के कारण कर पाता है। दूसरा, मूल जो सत्य है वो प्रत्यय जगत होता है, उसी को ही परम सत्य माना जाता है, वही मौलिक रचना होती है जिसे ईश्वर के द्वारा निर्मित किया जाता है। तीसरी बात होती है, वस्तु जगत और कला जगत के मध्य संबंध होता है, प्रत्यय जगत से उनका संबंध नहीं होता है। वस्तु जगत जो होता है उसका अनुकरण कला जगत के लोग करते हैं और वे अज्ञानी होते हैं, इस कारण वे अज्ञानता का प्रचार प्रसार करने वाले होते हैं और कवि इसमें केवल अनुकर्ता मात्र होता है। और चौथी बात यह होती है कि काव्य कल्पना जो होती है वो झूठ होता है, देवताओं के गुण सत्य ही होते हैं और काव्य की देवी जो म्यूजेज है उसी के ही प्रभाव से, उसी के ईश्वरीय उन्माद से काव्य की रचना संभव हो सकती है। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से ये बातें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। वस्तु जगत यथार्थ है, सत्य है, परम सत्य है और कलाकार जो है, जो कवि है वो सत्य से तिगुना दूरी पर स्थित होता है, त्रिधा अपेत होता है और यह रचनाएं राष्ट्र के कल्याण के लिए उपयोगी नहीं होती है। इसी प्रकार एक उन्होंने उपयोगितावादी सिद्धांत को देखते हुए उसने काव्य में सौंदर्य को स्वीकार नहीं किया है। तो वे कहते हैं कि एक गोबर से भरी हुई टोकरी भी सुंदर हो सकती है अगर वह अपना महत्व रखती है और एक स्वर्ण जड़ित चमचमाती हुई वस्तु भी असुंदर हो सकती है अगर वह महत्वहीन होती है। तो इसलिए अपने राज्य की उन्नति के लिए वे काव्य को स्वीकार नहीं करते हैं। वे त्रासदी को भी अनैतिक मानते हैं, क्योंकि त्रासदी जो है, नाटक जो है, वो उनके राज्य में रहने वाले लोगों को विवेकहीन बनाती है। वह कामदी जो है वो अनैतिकता का प्रचार प्रसार करती है, व्यक्ति की बुद्धि को भ्रष्ट बना देती है, जो एक राज्य के लिए हानिकारक होती है। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा सिद्धांत था जो मैंने आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। अगर आपको सिद्धांत के बारे में और अधिक जानना है और विस्तार से अध्ययन करना है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।